अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो इस टेली लेक्चर सीरीज़ में हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने पहले इस चैप्टर की जो हेडिंग थी वो हमने डिफ़ाइन कर दी है। तो इसके बाद जो इसमें जो फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का, यानी लिविंग थिंग्स का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है सेल। और सेल को भी हमने डिफ़ाइन किया लास्ट लेक्चर में। और आपके जहन में अब सेल की जो डिफिनीशन है या आपको मालूम होना चाहिए अब सेल क्या होती है। तो इसके बाद हमने जिक्र किया था बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी होती है मुख्तलिफ यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जब किसी जगह बहुत किस्म के जिंदा जानवर या जिंदा चीज़ें मौजूद होते तो उनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि बायो का मतलब ही होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट वेराइटीज़। तो इसके हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के जो जिंदा चीज़ें होती है या लिविंग थिंग्स मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं जनरली बायोडाइवर्सिटी। जो हमारी अर्थ होती है ये इसमें बहुत किस्म के यानी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है या पाई जाती है। तो इन सब लिविंग थिंग्स में यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो हमारे पास मौजूद है, तो इनमें एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो होती है ये सब के सब जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये बने होते हैं सेल्स के। तो इसके हिसाब से जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये होते हैं सेल्यूलर इन नेचर। इसका मतलब होता है ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये बने होते हैं सेल्स के, यानी विदाउट सेल्स ये लिविंग थिंग्स नहीं बने होते, यानी ये लिविंग थिंग्स नहीं बन सकते। तो इसके हिसाब से जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स या बायोडाइवर्सिटी होती है ये सेल्यूलर इन नेचर है। इसका मतलब है ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास ये बनी होती है सेल्स की। तो इसके बाद हमारे पास जो लिविंग थिंग्स होते हैं, तो लिविंग थिंग्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। और जो बुनियाद होती या बेसिस होती क्लासिफिकेशन की वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, यानी सेल्स के नंबर के, यानी एक ऑर्गेनिज्म में या एक लिविंग थिंग में कितनी सेल्स मौजूद है। तो उसके हिसाब से हम लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो पहला वाला है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, किन को हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनि का मतलब होता है, यानी जो यूनिसेल्यूलर है ये दो वर्ड्स का बना होता है। एक तो है यूनिसेल्यूलर और दूसरा है यूनि और दूसरा है सेल्यूलर। यानी यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स, यानी वो जानवर या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसे जानवर या ऐसे जिंदा चीजें जो एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसके जो एग्जाम्पल है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी वो जानवर जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, जो हमें खाली माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाई देते, जिसमें आता है बैक्टीरिया आता है प्रोटोजोआ आता है अलगी आता है या ETC। इसके बाद भी दो और जो चीज़ें होती है लिविंग थिंग्स होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बाद है दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी मल्टीसेल्यूलर भी वर्ड जो बना है ये दो वर्ड्स का बना होता है या दो वर्ड्स का बना हुआ है। तो एक तो है मल्टी और दूसरा है सेल्यूलर। और मल्टी का मीनिंग है मनी और सेल्यूलर का मीनिंग है सेल्स, यानी मनी सेल्स का जो ऑर्गेनिज्म बना होता है उनको हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसे जानवर या ऐसी चीज़ें या ऐसी जिंदा चीज़ें जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिस तरह ह्यूमन्स या एनिमल्स या काऊ गोट वगैरह होता है तो वो इसी मल्टीसेल्यूलर कैटेगरी में आते हैं। यानी हमारे पास जो लिविंग यानी कोई भी जो लिविंग थिंग होता है या तो वो हो सकता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या तो वो हो सकता है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ सेल नंबर, यानी एक ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स मौजूद है उसके बुनियाद पर हमारे पास दो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी एक सेल
कैसी होती है। जनरली जो सेल होती है, एक सेल में तीन चीज़ें कॉमन होती है, यानी हर कोई सेल, चाहे वो ह्यूमन की सेल हो, चाहे वो प्लांट्स की सेल हो, चाहे वो एनिमल्स की सेल हो, या किसी और जानवर की सेल हो, या बैक्टीरिया की सेल हो, उसमें तीन चीज़ें कॉमन होती है। वो तीन चीज़ें क्या कॉमन होती है? एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक सेल के सराउंडिंग्स में यानी एक सेल के बाहर यानी आउटसाइड में एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है एक सेल के अंदर, यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड या जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी जो सेल में जो वाटरी सब्सटेंस होता है या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बीच में एक राउंड और डार्क कलर का एक सब्सटेंस मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी ये तीन चीज़ें हर किसी सेल में कॉमन होते हैं, यानी हर किसी सेल में ये तीन चीज़ें हर किसी सेल में मौजूद होते हैं। एक तो होता है आउटसाइड में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और एक सेल के बीच में होता है एक न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी ऐसा एक सब्सटेंस इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है जो इंसान को इंसान बनाता है, जो जानवर को जानवर बनाता है। यानी गर्ज जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, वो इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से बनता है। यूजुअली जो इस डीएनए इस न्यूक्लियस में जो चीज़ या जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, वो होता है या तो होता है डीएनए या तो होता है आरएनए। मोस्टली जो सेल्स होते हैं उनमें डीएनए ही पाया जाता है, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल्स में आरएनए भी मौजूद होता है। इसके बाद आते हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है, उसको हम जनरली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी एक सेल के अंदर, यानी एक सेल के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है, या दूसरे लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये दो चीज़ों का बना होता है। एक तो बना होता है साइटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती है, एक तो आता है प्रोटोप्लाज्म, एक तो आता है साइटोप्लाज्म, और दूसरा आता है न्यूक्लियस। यानी प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती, एक तो आती है साइटोप्लाज्म और दूसरा आता है इसमें न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म होता है, अब जो साइटोप्लाज्म भी दो चीज़ों का बना होता है। एक तो आता है इसमें साइटोसॉल, यानी जो सेल का जो एक्चुअल फ्लूइड होता है, यानी वाटरी सब्सटेंस होता है या जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं सेल फ्लूइड या साइटोसॉल। और प्लस इसके यानी साइटोप्लाज्म में एक और चीज़ होती है, वो होती है सेल ऑर्गेनेलीज। यानी सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है, ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन्स। यानी सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन लाइक सब्सटेंस होते हैं, जो एक सेल को कोई काम करने में मदद देते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यानी अब जो साइटोप्लाज्म होता है, वो दो चीज़ों का बना होता है, एक तो साइटोसॉल और प्लस सेल ऑर्गेनेलीज। ये दोनों मिलाकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एक चीज को जन्म देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है सेल कंपोनेंट्स। यानी सेल कंपोनेंट्स कहते हैं एक सेल में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होते हैं, या एक सेल किस किस चीज़ की बनी होती है। यूजुअली जो सेल होती है, इस सेल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सेल के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है। एक को हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स, और दूसरे को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यानी ये दो ऐसी चीजें होती है जो सेल में पाए जाते हैं। पहले हम देखते हैं सेल इंक्लूजन्स क्या होती है। सेल इंक्लूजन्स का मतलब है जो भी नॉन लिविंग मैटर एक सेल में मौजूद होता है, यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग एक सेल के अंदर मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन, या उसको हम इंक्लूड करते हैं इन सेल इंक्लूजन्स। यानी सेल इंक्लूजन वो वाला हिस्सा होता है एक सेल का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है एक सेल को, उसको हम कहते
कहते हैं सेल इंक्लूजन। जिस तरह हमारे सेल्स में होते वाटर प्रेजेंट होता है या फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिस तरह ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज वगैरह मौजूद होता है, इसी तरह हमारे जिस्म में जो आयन्स या सेल्स में आयन्स वगैरह जो मौजूद होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग एक सेल में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन। यानी सेल इंक्लूजन वो वाला कंपोनेंट एक सेल का होता है जो नॉन लिविंग मैटर का बना होता है। यानी जो भी नॉन लिविंग मैटर या जो भी नॉन लिविंग थिंग एक सेल में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे सेल्स का वो होता है सेल ऑर्गेनेलीज। यानी सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं हम उस कंपोनेंट को जिसमें आता है हमारे सेल्स में जो भी लिविंग कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी जो भी लिविंग थिंग्स यानी जो भी लिविंग पार्टिकल्स हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यानी सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब ही होता है छोटे छोटे ऑर्गन्स या लिटिल ऑर्गन्स। यानी सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन लाइक सब्सटेंस होते हैं तो उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया आता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इसी तरह गोल्गी एपैरेटस आता है, लाइसोसोम्स आते हैं, क्लोरोफिल आता है, या इसी तरह कुछ और भी सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलीज एक सेल को कोई भी काम करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल को एनर्जी बनानी है तो उस टाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया का सहारा लेता है। इसी तरह अगर एक सेल को प्रोटीन्स बनाने है तो उस टाइम ये राइबोसोम्स का काम लेता है। यानी सेल ऑर्गेनेलीज वो पार्टिकल्स होते हैं एक सेल के अंदर जो कोई काम जो लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जो लिविंग कंपार्टमेंट्स होते हैं एक सेल के अंदर या लिविंग पार्टिकल्स एक सेल के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और जो नॉन लिविंग मैटर एक सेल के अंदर मौजूद होता है उसको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज, उसको कहते हैं हम सेल इंक्लूजन्स। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है वो है बेसिक सेल टाइप्स। यानी बुनियादी तौर पर हमारे जो सेल्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, यानी बेसिक सेल टाइप्स कितनी तरह के होते हैं। बेसिक सेल टाइप्स दो ही तरह के होते हैं, यानी बुनियादी तौर पर सेल्स दो ही तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है ये दो वर्ड्स की बनी होती है, एक तो है प्रो और दूसरा है कैरियोटिक सेल। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या ओल्ड या फॉल्स, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिन सेल्स में मौजूद होता है, या ओल्ड टाइप न्यूक्लियस जिन सेल्स में मौजूद होता है, या फॉल्स टाइप न्यूक्लियस जिन सेल्स में मौजूद होता है, उन सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। या गर्ज यूं कहिए मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हम यूजुअली कहते हैं प्रिमिटिव सेल्स को, यानी जो ओल्ड फैशन के या ओल्ड टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर जो ओल्ड वर्ड है ये ओल्ड एज के हिसाब से नहीं, सबसे ओल्ड का मतलब होता है जब सबसे पहले जो इस दुनिया में वजूद में जो सेल आई उसको हम कहते हैं ओल्ड सेल। अब जो ये प्रिमिटिव या ओल्ड हम किसको कहते हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस जिन सेल्स में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस किसको कहते हैं, उस वाले न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, या ओल्ड टाइप न्यूक्लियस कहते हैं, या फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अराउंड यानी वो न्यूक्लियस जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस या ओल्ड न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस। और जिन सेल्स में फॉल्स न्यूक्लियस मौजूद होता है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस मौजूद होता है तो उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी न्यूक्लियोइड हम दूसरे लिहाज से कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस को भी कह सकते हैं, ओल्ड टाइप न्यूक्लियस को भी कह सकते हैं, या फॉल्स टाइप न्यूक्लियस को भी हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। यानी न्यूक्लियोइड के बाहर यानी न्यूक्लियोइड में खाली जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है और जेनेटिक मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है, तो उस वाले न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब इसके बाद है दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल भी दो वर्ड्स की बनी होती है, एक तो है यू और दूसरा है कैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी वो सेल जिसके
जिसके बीच में या जिसके अंदर मौजूद होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी वो सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम कहते हैं यूकेरियोटिक सेल। अब जो यूकेरियोटिक सेल क्या होती है, इसमें जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जो ये ट्रू न्यूक्लियस ये क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस हम उस न्यूक्लियस को कहते हैं जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, यानी वो न्यूक्लियस जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ें होती है और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। पहली डिफरेंस इनमें यही है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके अंदर न्यूक्लियोइड मौजूद होता है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। दूसरी डिफरेंस जो है न्यूक्लियोइड, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, इनके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यानी वो न्यूक्लियस जिसके अंदर खाली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोई कवरिंग या कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और जो ये न्यूक्लियोइड होता है ये प्रेजेंट होता है सेंटर के बीच में, ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये टुवर्ड्स पेरिफ्री की तरफ होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक प्रोकैरियोटिक सेल का होता है उसी की तरफ ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यानी ये सेंटर या बीच में एक सेल के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है, ये टुवर्ड्स पेरिफ्री की तरफ होता है या टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मौजूद होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो बीच में होता है, यानी वो सेंटर में मौजूद होता है। इसके बाद जो तीसरी डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में वो है सेल ऑर्गेनेलीज और एब्सेंट, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, यानी उनमें जो छोटे छोटे या लिटिल ऑर्गन्स एक सेल के जो अंदर होते हैं वो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। इसके बाद एक और डिफरेंस इनमें जो होती है वो होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो, अलगी हो, प्रोटोजोआ हो, उनके अंदर उनके बाहर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, यानी सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। और जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल मौजूद होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम प्लांट सेल्स, क्योंकि हमें पता है प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है, और जो सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाया जाता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी बैक्टीरिया वगैरह में जो सेल वॉल पाया जाता है वो डिफरेंट होता है, इनकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। यानी सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है वो बना होता है एक सब्सटेंस का जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन्स एक सब्सटेंस है जिसका बना होता है सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। पेप्टाइडो का मतलब होता है प्रोटीन प्लस शुगर्स, यानी प्रोटीन प्लस शुगर्स जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका ही बना होता है सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली यानी हर किसी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, यानी मोस्टली यानी अक्सर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट प्लांट सेल्स, बजाय प्लांट सेल्स, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में हर किसी सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, खाली प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल मौजूद होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का, यानी प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल मौजूद होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते इनके बाहर यानी इनके सेल्स को यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन्स हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं या उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिनकी वजह से एक सेल मूव कर सकती है या एक सेल एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, यानी लोकोमोशन में जो ऑर्गन्स या जो स्ट्रक्चर्स एक सेल को मदद देते हैं उनको हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स।
अब जो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सीलिया और दूसरा होता है फ्लैजिला। अब जो सीलिया होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सेल को मूव करने या लोकोमोशन करने में मदद देती है। और जो फ्लैजिला होता है ये बड़े यानी रस्सी लाइक यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते या ये साइज में बड़े होते, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते लेकिन ये बड़े होते एज कंपेयर टू सीलिया। ये भी एक सेल को लोकोमोशन करने में या एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद देते। इसके बाद दूसरी डिफरेंस ये भी होती है, ये जो सीलिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, यानी इनकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला एक या दो से चार तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 8 तक हो सकती है। लेकिन जो सीलिया होते हैं ये थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ सीलिया एक सेल के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। अब जो दूसरी डिफरेंस होती है वो ये होती है, मतलब ये अमाउंट में भी ज़्यादा होते हैं और जो फ्लैजिला होता है ये अमाउंट में कम होते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल्स में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी ऑलमोस्ट हर किसी सेल में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो उनमें अक्सर यानी मोस्टली जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन क्या होते हैं, ये जो हमारी लंग सेल्स होते हैं, यानी हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, यानी हमारे लंग सेल्स के अंदर या हमारे लंग सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला भी हमारे एक सेल टाइप में मौजूद होता है, उनको हम कहते हैं स्पर्म सेल्स, यानी स्पर्म यानी मेल गमीट्स जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर यानी उनके ऊपर एक लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं फ्लैजिला। यानी फ्लैजिला और सीलिया ये एक्सेप्शंस है, यानी सीलिया हमारे लंग सेल्स में मौजूद होते, इसके बगैर किसी और सेल में सीलिया हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होते। इसके बाद फ्लैजिला खाली हमारी स्पर्म सेल्स में मौजूद होते, इसके बगैर हमारे किसी भी सेल में फ्लैजिला मौजूद नहीं होता है। इसके बाद एक और डिफरेंस होती है इसमें राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स हम उनको कहते हैं, राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। यानी राइबोसोम्स हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं या उन सेल ऑर्गेनेलीज को कहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद देती है, यानी जो हमारे सेल्स में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो बनते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। यानी राइबोसोम्स हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स में प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद देती है। अब जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ये अलग किस्म के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ये अलग किस्म के होते हैं। अब जो ये राइबोसोम्स हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते वो होता है 70S टाइप, यानी जो 70S टाइप होता है 70S होता है स्वीडबर्ग यूनिट, यानी ये इसकी नंबरिंग है या इसको मेजर किया जाता है इन स्वीडबर्ग यूनिट्स में। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें 80S टाइप राइबोसोम्स होते हैं, यानी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, वो 70S टाइप के नहीं होते। इसके बाद जो लास्ट में जो आता है वो आते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हर कोई सेल माइक्रोस्कोपिक ही होती है लेकिन इनका जो साइज होता है यानी साइज में भी इनमें डिफरेंस होती है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनका जो साइज होता है वो होता है नियर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी जो सेल रेंज होता है यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो रेंज होता है वो होता है नियर अबाउट 1 to 10 मिली माइक्रोन या माइक्रोमीटर या 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी 1 to 10 माइक्रोमीटर तक एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये बड़ी होती है, यानी ये लार्जर इन साइज होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो होता है 10 to 100 मिली माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर, यानी 10 to 100 मिली माइक्रोमीटर यानी मिली माइक्रोन या माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो रेंज होता है वो होता है नियर अबाउट 10 to 100 मिली
माइक्रोन या माइक्रोमीटर के अराउंड ही होता है। इस तरह से ये जो बेसिक सेल टाइप्स है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें इसके बाद पढ़ना है, एक तो सेल डाइवर्सिटी पढ़ना है, यानी सेल डाइवर्सिटी दो किस्म की होते हैं, एक तो डाइवर्सिटी इन शेप और दूसरा है डाइवर्सिटी इन साइज। इसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी एक सेल कैसे डिस्कवर हुई, इसमें जो चीज़ें थी यानी मतलब न्यूक्लियस या कुछ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम्स या कुछ और चीज़ें, ये कैसे डिस्कवर साइंटिस्टों ने किए। इसके बाद जो अगला यानी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर होगा, मतलब सेल डाइवर्सिटी और सेल डिस्कवरी के ऊपर बनेगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी फंक्शंस, और हर किसी सेल ऑर्गेनेलीज के हम अलग अलग से फंक्शंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।